तो लेशन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और सबसे पहले हेडिंग क्या है? प्रकाश। तो हेडिंग डालो प्रकाश, लिखो थोड़ा सा। पढ़ गई हेडिंग? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं या जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, या आप बोल सकते हो कि हमारी आंखों में क्या करता है? संवेदना उत्पन्न करता है। लिख गया ये? देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इससे रिलेटेड चीज। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बेटा हमारे पास क्या है? एक कमरा है। ये क्या है? कमरा। इसमें कोई खड़ा हुआ है, ठीक है? आप इस कमरे में एंटर करते हो और उस समय जो लाइट सोर्स या प्रकाश स्रोत क्या था? बंद था, जिसको हम बल्ब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बल्ब बंद कर रखा था। तो क्या ये व्यक्ति दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि उस समय कमरे में प्रकाश ऊर्जा की क्या थी? कमी थी। उस समय कमरे में क्या थी? प्रकाश ऊर्जा की कमी थी। लेकिन जैसे ही आप उस स्विच को ऑन करते हो तो ये दिखने लगेगा, और भी जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो उन ऊर्जा की सहायता से जो उन वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं वो क्या है? हमारी प्रकाश ऊर्जा। संवेदना मतलब कि उसका रियलाइजेशन होता है हमारे आँखों में, इस वजह से बोलते हैं कि ऐसी ऊर्जा है जो क्या करती है कि हमको संवेदित भी करती है। प्रॉब्लम तो नहीं है? नीचे उसी में लिखिए, प्रकाश की चाल तीन गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब कि आप ये समझिए, और इसी चक्कर में प्रकाश क्या? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 22 सेकेंड में क्या करता है? पृथ्वी तक आ जाता है। इतनी दूरी को कंप्लीट करके आ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थोड़ा तो और इसको देख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब अगर ये मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर में करना है तो 1000 का डिवाइडेशन कर देंगे। इतने किलोमीटर वो क्या करेगा? 1 सेकेंड में चलेगा। आप समझ लीजिए कितनी तेज होता है। तभी क्या करते हैं, कोई जैसे ही आँख खोलते हैं प्रकाश जाता है, परिवर्तित हो गया हमारे आँख में, उसका इमेज का फॉर्म कर देता है। इस वजह से वस्तु क्या हमको स्पष्ट दिखाई देती। वस्तुएं भी दो तरीके की होती हैं। एक होती दीप्त, दूसरी क्या होती? अदीप्त। दीप्त सोर्स वो होंगे, प्रकाश स्रोत या वो होंगे जो क्या स्वतः प्रकाश उत्पन्न करेंगे। जैसे बल्ब, मोमबत्ती वगैरह क्या है? दीप्त उसमें आएंगे। अदीप्त क्या होंगी? जो और चीज़ें हैं, कुर्सी, मेज, चेयर या और भी जो चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में है? अदीप्त की। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगली हेडिंग डालिए आप, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकी विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकी विकिरणों के रूप में चलता है।
देखिए, जब तक हमने सोलर एनर्जी को नहीं पढ़ा था तब तक ये क्वालिटी हम जान नहीं पाते थे। आपके माइंड में कभी ये गया कि सौर ऊर्जा क्या है? कैसे मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको हम रिस्टोर कर ले रहे हैं, उससे आने वाली एनर्जी को, और क्या है, उसी को उपयोग में ला रहे हैं, जिसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। उससे रिलेटेड बैटरी वगैरह या टॉर्च वगैरह या सोलर पैनल वगैरह, ये कभी माइंड में गया? जब इसको कायदे में स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसमें एक ऊर्जा आती है E बराबर h/nu के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फोटॉन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सुनने में अजीब होगा क्योंकि अभी तक ये टर्म आपने सुना नहीं होगा। इनको बोलते हैं फोटॉन ऊर्जा। और जब ये किसी धातु पे आपतित होते हैं, आपतित होने का मतलब गिरना, आप समझना इस बात को कि मान लीजिए ये कोई लोहे की रॉड है, इस पे सूर्य का प्रकाश लगातार गिर रहा है, तो ये ऊर्जा भी इसमें लगातार गिर रही, इस वजह से थोड़ी देर के बाद में ये क्या होगी? गर्म होने लगेगी। क्या होगा? गर्म होने लगी। लेकिन अगर यहीं पे लकड़ी का टुकड़ा रख दें, क्या रख दें? ये लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए, इसको अगर रख दें बेटा, तो क्या ये इसके कंपैरिजन में उतना गर्म होगा जितना लोहे का टुकड़ा हो? क्यों? ये माइंड में क्यों? ये बात कभी माइंड में नहीं गई कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। जैसे ही वो ऊर्जा पाएंगे वो गति करने लगेंगे, और जब भी कोई चीज़ गति करती है तो ऊष्मा जरूर निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं कि प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में भी क्या करता है? चलता है। प्रॉब्लम तो नहीं है? दूसरा पॉइंट लिखिए आप, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये है कि अगर प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दो घर है बेटा, समझना इस चीज़ को। आपको इसकी छत से इसकी छत तक जाना है तो किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। आप रस्सी के सहारे जाओगे या सीढ़ी लगाओगे या बिल्डिंग को रीडेवलप करोगे, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करो, तभी तो जा पाओगे। ऐसा तो नहीं कि बोले यहाँ से उड़ेंगे यहाँ आ जाएंगे। वो सुपरमैन वाली कहानी रियल लाइफ में नहीं होती। वो पिक्चरों में अच्छा लगता है कि सुपरमैन होता तो यहाँ से उड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, वहाँ से उड़ेगा, वहाँ चला जाएगा। लेकिन लाइट के चलने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ लाइट सोर्स है आपके पास इस जगह, और यहाँ से इसको दिखाओगे तो ईजिली वो चलता चला जाएगा। तो वही चीज़ बोलते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिना किसी माध्यम के भी ये क्या करता रहे? चलता रहे। प्रॉब्लम तो नहीं है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। चाल तो इसकी लिख ही चुके हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं। अगला लिखिए, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। मतलब कि जब भी उसको चलाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ लीजिए इसको भी थोड़ा सा नॉर्मली कि क्या है ये कहानी। मान लीजिए यहाँ पे आप थे, ठीक है, आपके पास कोई लाइट सोर्स था, आपने इसको प्रदीप्त किया, इससे लाइट निकली। ये जो निकलने वाली लाइट होगी, मान लीजिए ऐसे निकल रही है, तो ये सीधे जाएगी। ये क्वालिटी है लाइट की, प्रकाश की। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक जाए फिर ये प्रकाश अपने मन से ऊपर चला जाए, फिर ऊपर चला जाए, फिर सीधे जाने लगे। क्या होगा? हमेशा क्या? सीधे जाने की कोशिश करेंगे।
आप बीच में किसी अवरोध को ला दे हुए तो वो रुक जाएगा वहाँ, जैसे ही अवरोध हटाओगे वो फिर चला जाएगा। तो ये क्या एक मतलब सीधी लाइन में चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा व चाल बदल जाती है। तो उसकी दिशा व चाल बदल जाती है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। पहले मीडियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीडियम क्या होंगे, माध्यम क्या होंगे आपके। दो तरीके के माध्यम मिलेंगे, एक सघन मिलेगा, दूसरा विरल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? विरल। अब इन दोनों का मतलब क्या है? सघन माध्यम जब होगा तो वहाँ पे जो उपस्थित पदार्थ होगा उसमें जो अणु होंगे बेटा क्या होंगे? पास पास। यहाँ जो अणु होंगे वो क्या होंगे? दूर दूर। इस कैटेगरी में आपका वायु आता है। सघन की कैटेगरी में आपका कांच हो गया, जल हो गया। ये किसके कैटेगरी में? सघन माध्यम की कैटेगरी। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जब भी हम द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं कि तीन तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं इसको। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा क्या होता है? गैस। इसमें क्या है? अणु पास पास होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा दूर, इसमें बिल्कुल दूर या बहुत ही ज़्यादा दूर। ठीक है, यही तो पढ़ते चले आए हैं हम लोग। अब इस बात को समझना अपने टॉपिक से क्या मतलब है। मान लीजिए ये कांच की स्लाइड है। ये क्या है बेटा? कांच की एक स्लाइड है। ऊपर आपका वायु है, नीचे आपका जल है। नीचे क्या कर दिया आपने? जल को फिलअप कर दिया। तो जल किस कैटेगरी के मीडियम में आएगा? सघन। मान लो ये बात, जल किस कैटेगरी में आएगा? वायु किस में आएगा? अब यहाँ से आप कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं, ठीक। जब इसके अणु दूर दूर हैं तो इसको रोकने वाले भी तो कम होंगे। वही कहानी, इस रूम में कोई ना हो और आपसे बोला जाए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाइए दौड़ के, तो जब आपको कोई रोकने वाला नहीं तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अभी 20 लोग खड़े कर दिए जाए और आपसे बोला जाए बेटा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाना, वो 20 लोग आपको रोकने के लिए खड़े हो गए, तो क्या उतना ईजिली जा पाओगे वहाँ? तो आपकी डायरेक्शन भी बदलेगी और आपका टाइम भी क्या होगा? बदल जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? मतलब कि चाल भी बदल जाएगी। स्पीड से चलोगे, किसी ने रोक लिया, आपकी स्पीड कम हो गई। वही कहानी यहाँ है कि जब तक ये वायु में था तेज चला था, जैसे इसने मीडियम क्रॉस किया तो ये जो जल के अणु हैं इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये बचाने की कोशिश करेगा, तो या तो उधर होगा या इधर होगा। और वो कंडीशन अलग होती है, वो अपवर्तन में पढ़ेंगे। जब क्या होता है कि विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश क्या करता है? अभिलंब, एक नॉर्मल रेखा मान लेते हैं, अभिलंब मान लेते हैं, उसकी ओर झुकने लगता है। और जब क्या होता है सघन से विरल में जाता है तो वो फ्री हो जाता है, तो फिर अभिलंब से दूर जाने लगता है। तो अब ये बात समझ में आ रही होगी कि प्रकाश का चाल और दिशा क्यों बदलेगी, क्योंकि वो जो अणु होंगे पदार्थ के वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी माध्यम क्या होगा? पारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके आर पार आप देख सको।
जैसे कांच की कोई स्लाइड है, उसमें पेंट नहीं है दोनों तरफ या एक तरफ, तो वो पारदर्शी माध्यम की कैटेगरी में आएगा। अपारदर्शी क्या होगा कि उसके एक साइड में आपने पेंट कर दिया तो दूसरी साइड में नहीं देख पा रहे, तब उसमें अगर आप प्रकाश डालोगे तो वो प्रकाश पार नहीं जाएगा, उसको हम बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास कांच की 2 स्लाइड थी बेटा, एक ये स्लाइड 1, दूसरी क्या थी? स्लाइड 2। इसमें आपने पेंट कर दिया, इसमें क्या कर दिया आपने? पेंट कर दिया। अब वो प्रकाश गुजारने जाओगे तो ये प्रकाश पार नहीं होगा और ना ही हम इसके उस पार देख पाएंगे। तो ये मीडियम हो गया हमारा अपारदर्शी कैटेगरी का, अपारदर्शी कैटेगरी। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया, प्रकाश आप गुजारोगे, प्रकाश पार भी निकल जाएगा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाएगा, ठीक है ना, अपारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए उसी में। चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, लिख लिया। मतलब कि जब सरफेस क्या होगी? चिकनी होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, बाकी आगे बाद रिफ्लेक्शन में करेंगे उसकी। आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, मतलब उसमें 7 रंग के प्रकाश क्या है? मिला हुआ। अब आप अगली हेडिंग डाल लेना, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। चलिए, हेडिंग पड़ गई, प्रकाश का परावर्तन। इसी डायग्राम से हम परावर्तन को भी पढ़ लेंगे और उनके नियमों को भी। तो पहले प्रकाश का परावर्तन लिख लेते हैं। लिखिए आप। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख गया? मतलब कि परावर्तन में एक चीज समझ में आ रही है कि क्या करेगा, प्रकाश मीडियम नहीं चेंज करेगा, किसी भी पॉलिशदार या चिकनी सतह से क्या करेगा, टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। स्ट्रक्चर को अगर देखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, तो क्या किरण मीडियम 2 में दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि स्लाइड में पेंट कर रखा है या पॉलिश कर रखी है। इस वजह से ये क्या अपारदर्शी माध्यम की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही इसमें आके किरण टकराई तो यहाँ से क्या होगी, वापस लौट। ये घटना क्या कहलाई, प्रकाश का। अब जो किरण आ रही होगी उसको बोलेंगे बेटा आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जैसे ही टकरा के ये परिवर्तित होगी या बदलेगी तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। एक हम इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अब देखेंगे तो जो आपतित किरण से अभिलंब के रिस्पेक्ट में कोण बनेगा वो हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई क्या होगा, आपतन कोण। अब समझना इस बात को। और इसके रिस्पेक्ट में जो कोण बनेगा ये क्या होगा, परावर्तन कोण। और इसको किससे दिखाएंगे बेटा, आर से। इसको किससे दिखाएंगे, आर से। मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनना है वो आपतन कोण हो गया, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो वो क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। कहानी ये होती है परावर्तन में कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पे मिलते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए वो पॉइंट बेटा यम मान ले हम, तो आपको नहीं दिख रहा है कि तीनों लाइन एक ही जगह मिल रही, तो रटने की जरूरत नहीं, केवल स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मतलब जी कोण आई जो होगा वो किसके, कोण आर के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। बोलने के लिए आप इजीली याद कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, या सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो लिखिए परावर्तन के नियम, ये डायग्राम बना लेना बीच में। बन गया? बन गया? हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, छूट तो नहीं रहा भाई, आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं या एक ही तल पर मिलते हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। आपतित किरण थी बेटा, परावर्तित किरण थी और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल पे स्थित और एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब हेडिंग डाले ना, परावर्तन का द्वितीय नियम या दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम। लिखिए आप, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण I आपतन कोण I परावर्तन कोण R के परावर्तन कोण R के बराबर होता है। R के बराबर था, लिख गया। अब जैसे अभी इसके क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे प्रकाश की, तो बहुत सी पढ़ रहे थे। अब एक चीज़ बताइए आप कि परावर्तन की जब घटना होगी तो क्या इसकी चाल और दिशा बदलेगी? प्रकाश की चाल और दिशा बदलेगी? दिशा बदल जाएगी लेकिन चाल नहीं बदलेगी, क्योंकि ये जो किरण इधर आ रही थी मुड़ के कहाँ चली गई, लेकिन चाल क्यों नहीं बदलेगी? हमने क्वालिटी लिखी थी कि जब वो मीडियम चेंज करता है, माध्यम क्या करता है बेटा, चेंज करता है, तब उसकी चाल बदलती है। यहाँ वो देख रहे हो फर्स्ट मीडियम में ही था, वो फर्स्ट में ही है, तो जो मॉलिक्यूल्स इधर मिल रहे होंगे वही उधर मिल रहे होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स नहीं बदल रहे हैं तो उनमें कोई रोक लगाने वाला नहीं है, तो उसकी चाल भी क्या होगी, सेम होगी। दिशा बदल जाएगी वो अलग बात। तो ये याद रखना, कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, प्रकाश के साथ में कोई भी घटना हो रही है, अगर वो मीडियम नहीं बदल रहा तो उसकी चाल नहीं बदलेगी। डायरेक्शन बदल सकती है लेकिन चाल नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।